हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी तक हम जेल प्रहरी के टोटल 7 पेपरों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, आज हम 8वें पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि सभी के सभी पेपरों में क्वेश्चन कैसे थे, कॉमन थे। मतलब एक ही टॉपिक के क्वेश्चन सभी क्वेश्चन में पूछे गए, सभी पेपरों में पूछे गए। किसी भी पेपर का जो है लेवल वो हाई नहीं था, सभी में बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। आपने देखे हैं जितने भी हमने 7 पेपर किए उनमें सभी में बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। सिंप्लीफिकेशन, टाइम डिस्टेंस स्पीड, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन, मेंसुरेशन का क्वेश्चन, सभी में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। और किसी में भी बेसिक के अलावा थोड़ा भी हाई लेवल, मॉडरेट लेवल भी नहीं है इवन क्वेश्चन का। तो आपको क्या करना है, बस केवल प्रैक्टिस करना है। आप सारे पेपरों का सॉल्यूशन जरूर देखें, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और इसी टाइप के आगे पूछने की संभावना भी है। तो आप उसी टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा कर लें, जिससे आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ पेपर में। ठीक है, तो चलिए ये तो बात होगी आपको कि समझा दिया कि भाई किस चीज़ की बात है कि पेपर का लेवल बेसिक है, ज़्यादा डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए तो अब हम देखते हैं आज का पेपर, जो हमारा पेपर नंबर 8 है। ये जो 8वां पेपर है ये आपका 29 सितंबर 2018 का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए तो पहला क्वेश्चन है, एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से आगे बढ़ रही है। 356 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात करें। देखिए भाई, बैलगाड़ी की चाल आपको कितनी दी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो कितनी दूरी, 356 किलोमीटर की दूरी यदि तय करती है तो उसको कितना समय लगेगा, यदि उसकी चाल कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो देखिए जैसा कि हम इससे पहले वाले जो पेपर सॉल्व किए थे उनमें हमने क्या देखा कि चाल बराबर क्या होता है। तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है बच्चा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो हम कह सकते हैं कि जो चाल होती है वो दूरी और समय के अनुपात के बराबर होती है। एक चीज़ तो ये जानते हैं हम। इससे ही दूसरी चीज़ क्या निकलती है, अगर हम आपसे दूरी की बात करें कि दूरी अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। यानी कि चाल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है, दूरी कहलाती है। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें कि अगर आपको क्या निकालना है, समय निकालना है, तो समय कैसे निकालेंगे, तो समय बराबर क्या होगा भाई, समय इधर ले जाइए, चाल अपॉन में आ जाएगी, तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल। तो समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो देखिए एक ही फॉर्मूले से 3 चीज़ें निकली। जैसे कि अगर हम चाल की बात करें तो चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। यदि हम किसकी बात करें, दूरी की बात करें तो क्या होता है, चाल गुणा समय। और यदि हम समय की बात करें तो समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है समय। क्या पूछा गया है, समय। तो अगर हम बात करें समय की तो समय कैसे निकालेंगे, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो बताइए आपको दूरी कितनी दी है क्वेश्चन में, दूरी आपको कितनी दी है, तो दूरी की अगर बात करें तो दूरी आपको दी है 356 किलोमीटर। अब सबसे अच्छी चीज़ समझने वाली क्या है वो देखते जाना आप। और आपको चाल कितनी दी है, चाल आपको दी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी दी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जो चाल है वो भी किलोमीटर में है और जो दूरी है वो भी किलोमीटर में है, यानी कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी भी किलोमीटर में है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमें यूनिट को कन्वर्ट नहीं करना है। तो अब जो हमारा समय आएगा वो किस में आएगा, यहाँ पर क्या दिया, घंटा, तो समय हमारा घंटे में आएगा। ठीक है, लेकिन आपको घंटे और मिनट में आंसर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं, तो समय कैसे निकालते हैं। तो समय निकालने की अगर बात करें बच्चों तो समय कैसे निकलेगा, समय बराबर होता है दूरी, दूरी कितनी है 356, चाल कितनी है 16, 4 से कटेगा 4 बार, 4 अट्ठे 32, 3 बचा 4 नाम 36। तो ये आपका कितना आया 89/4। अभी 4 से फिर काट देते हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1/4। ये किस में आ गया, घंटे में। ये पूरा आंसर आपका घंटे में है, 22 सही 1/4 घंटे में है। तो अब आप क्या करिए, 22 तो पूरे घंटे हो गए, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। 1/4 जो घंटा है उसको हम क्या कर रहे हैं, मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और हम जानते हैं 1 घंटे में क्या होता है, 60 मिनट होते हैं। तो 4 से आपने कैंसिल किया, कितने बार कट गया, 15 बार, तो 15 मिनट का समय आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 22 घंटे और 15 मिनट। 22 घंटे 15 मिनट हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं 22 घंटे 15 मिनट किस ऑप्शन में दिया है, तो 21 घंटे 70 मिनट पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, 22 घंटे 15 मिनट दूसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, बाई अक्ष से बिंदु -6 और -1 की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए आपको हमने बताया कि किन्हीं भी 2 बिंदु, जैसे आपको 2 बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, एक बिंदु P दिया है, एक बिंदु P x1 y1 दिया है
और दूसरा बिंदु आपको Q x2 y2 दिया है, ठीक है। अब जैसे हम बोले कि दो बिंदु के निर्देशांक आपको दे दिए, एक बिंदु P दे दिया और एक बिंदु Q दे दिया, तो P और Q के बीच की दूरी अगर D है और आपको ये निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो ये भी हम फॉर्मूला देख चुके हैं पिछले क्वेश्चनों में, पिछले पेपरों में। तो देखिए क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला लगाने की इस क्वेश्चन में आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। इन केस अगर आपको यहाँ पर दे देते कि एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक 3,5 है और एक बिंदु B है जिसके निर्देशांक -3,8 है, और आपको इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछ लेते तो आप कैसे निकालते। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता, ये फॉर्मूला लगाना पड़ता, जहाँ x1 क्या होता आपका 3 होता, y1 क्या होता 5 होता, x2 आपका -3 होता और y2 कितना होता आपका 8 होता। बस ये फॉर्मूले में आप वैल्यू रख देते, आपका आंसर आ जाता। तो ये चीज़ भी हमें जानना जरूरी है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेंगे तो कैसे करेंगे। अब हम बात करें कि बाई अक्ष से बिंदु -6 और -1 की दूरी ज्ञात करें, तो देखिए इसको तो आप पिक्चर ड्रॉ करके ही सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका होता है y अक्ष, ठीक है, ये -y होता है इधर और ये +y होता है। ये आपका होता है x अक्ष, ये होता है +x और ये क्या होता है आपका -x। अब देखिए माइनस माइनस में दोनों बिंदु है, मतलब किस में है ये तृतीय चतुर्थांश में है, किसमें थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो -6 किस पे, बाई x पर, तो x पर -6 यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है, -6 x पर हो गया और y पर कितना 1, माइनस का 1 यहाँ पर हो गया। तो अगर इन दोनों बिंदु को आप मिलाएंगे तो ये कहाँ मिलेंगे, यहाँ कहीं जाके ऐसे मिलेंगे। तो ये बिंदु का निर्देशांक यहाँ डिनोट होगा किससे, -6 और -1 से। तो अब आप ये समझिए कि क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि भाई बाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो बताइए वाई अक्ष से ये बिंदु कितनी दूरी पर है, वाई अक्ष ये है और इससे इसकी दूरी कितनी है, वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है बच्चों, तो वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी ये वाली दूरी है और ये दूरी किसके बराबर है, ये दूरी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी के बराबर है, यानी कि -6 के बराबर है कि नहीं। तो हमने आपको बताया था कि जब यहाँ पर वाई अक्ष लिखा है तो आपको क्या करना है, वाई वाले को कैंसिल कर देना है, वाई वाले को ही कैंसिल कर देना है। डायरेक्ट तरीका बताया था, ये आपको एक ट्रिक हो गई, आप इसको कॉन्सेप्ट समझ लें कि कॉन्सेप्ट हो गया आपके लिए कि वाई अक्ष से अगर दूरी पूछे तो वाई वाले को कैंसिल कर दो और एक्स वाला आपका आंसर होगा, लेकिन -6 आपका आंसर नहीं होगा। देखिए किसी भी ऑप्शन में आपको -6 दिया है कि नहीं, +6 दिया, तो आपको इसका माइनस हटा देना है। तो अब आप कहेंगे सर ये भी रटें क्या, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि दूरी जो होती है, दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव होती है। तो हम कह सकते हैं अगर दूरी धनात्मक होती है तो वाई अक्ष से दूरी क्या करेंगे, वाई वाला कोऑर्डिनेट काट देंगे, यानी कि -6 नहीं होगा तो +6 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसी क्वेश्चन को अगर बच्चों हम चेंज कर दें, देखिए हमने वाई अक्ष से ही दूरी निकाली ना, ये वाई अक्ष था, इससे दूरी कितनी है, ये इस बिंदु की यहाँ, तो 6 के बराबर, -6 के बराबर। क्योंकि दूरी क्या नहीं होती, कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो हम 6 नहीं लेके क्या लेंगे, -6 ना लेके 6 लेंगे, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे क्या कर देते, एक्स अक्ष, क्या कर देते, एक्स अक्ष लिख दें और पूरा क्वेश्चन एज इट इज कि एक्स अक्ष से बिंदु -6 और -1 की दूरी ज्ञात करें, तो एक्स वाला आपको काट देना है। फिर किसको काट देना है, फिर एक्स अक्ष के लिए आपको एक्स वाले को काट देना है। तो एक्स वाला कट गया तो क्या बचा, -1, माइनस में दूरी नहीं होती तो क्या आता, फिर आंसर आपका 1 हो जाता, ठीक है। अगर क्वेश्चन चेंज कर दें कि एक्स अक्ष से बिंदु -6 और -1 की दूरी क्या है, तो एक्स वाला निर्देशांक आपका कट जाएगा, माइनस में दूरी नहीं होती तो 1 आपका आंसर आ जाता। क्लियर। तो देखिए आप फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही डायग्राम बनाने की, अगर आप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो डायग्राम से ही कॉन्सेप्ट बनाया। और क्लियर। चलिए तो अगली चीज़ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन की बात करें, यदि एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है, यदि एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है, तो आपसे क्या पूछा गया है, 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार होगी। भाई केले नहीं है, ये किलो है। 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार होंगी। भाई देखिए सबसे पहले बात करें तो कैंडी बार की, एक कैंडी बार, किसकी बात कर रहे हैं, एक कैंडी बार की बात करें तो एक कैंडी बार का जो वजन दिया है इन्होंने वो कितना दिया, 40 ग्राम दिया। अगर एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है तो इन्होंने बोला क्या है कि 4 किलो के थैले में, 4 किलोग्राम के थैले में कितनी कैंडी बार होंगी। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पिछले पेपरों में भी था,
उनमें हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था भाई कुल वजन को एक कैंडी बार के वजन से यदि भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ कैंडी बार निकल आएगा, यानी कि कैंडी बार की संख्या निकल आएगी। तो हमें क्या निकालना है, कैंडी बार की संख्या। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कैंडी बार की संख्या। कैंडी बार की संख्या कैसे निकलेगी, तो हम क्या करेंगे, कुल जो वजन है, क्या दिया आपको, कुल जो वजन दिया हुआ है उस कुल वजन को किससे भाग दे देंगे, एक कैंडी बार के वजन से भाग दे देंगे। कुल वजन को किससे भाग दे देंगे, कुल वजन को भाग दे देंगे एक कैंडी बार के वजन से, एक कैंडी बार के वजन से भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, कैंडी बार की संख्या आ जाएगी एक कैंडी बार का वजन, एक कैंडी बार के वजन से भाग दे देंगे। ठीक है, एक कैंडी बार वजन से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल कैंडी बारों की संख्या। तो अब बात यह हो रही कि 4 किलोग्राम दिया है, तो 4 किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 4000 ग्राम। चूँकि हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 4 किलोग्राम किसके बराबर होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा, 4 किलोग्राम बराबर हो जाएगा आपका, 4 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 4000 ग्राम के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपने ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि कैंडी बार का वजन ग्राम में था, तो डिवाइड तो तभी कर पाएंगे आप जब यूनिट समान होगी, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो देखिए आंसर क्या निकलेगा, 4000 ग्राम को आपको किससे 40 ग्राम से भाग लगाना है, 40 से 40 कट गया, कितना बचा यहाँ पर 100। तो आपका आंसर कितना आ गया 100। तो यानी कि एक थैला जिसका वजन 4 किलोग्राम है और यदि एक कैंडी बार का वजन कितना है 40 ग्राम है, तो उस थैले में कितनी 100 कैंडी बार होंगी। तो आपका आंसर कितना आ गया 100, यानी कि डी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक व्हेल शार्क प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है, मतलब देखिए शार्क की क्या दी है, ये चाल दी है, कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड का। तो देखिए इन्होंने बोला 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो अभी हम सीख के आए थोड़ी देर पहले कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। अब देखिए अगर हम चाल की बात करें तो भेल की चाल कितनी दी है आपको, तो चाल दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने घंटे में दूरी तय करवानी है उससे, 3 घंटे में, तो 3 घंटा आपको समय दिया है। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि समय भी आपको यहाँ पर क्या है घंटे में, और चाल भी आपकी क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आपको यूनिट चेंज करने की इस क्वेश्चन में भी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे दूरी, क्या निकालेंगे दूरी। तो दूरी कैसे निकलेगी, चाल कितनी है 5, चाल कितनी है 5, और समय कितना है बच्चों, समय आपका 3, तो 5 दिया कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर। तो दूरी कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन 3 में दिया है आपको 15 किलोमीटर। देखिए अब क्वेश्चन का आपका समय बहुत ही कम लगेगा, क्योंकि हमने आपको 7 पेपर में काफ़ी डिस्क्रिप्टिव बताया है, और आपको 7 पेपरों को देखना है, जिन्होंने नहीं देखा वो देखें, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा उन पेपरों से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है। यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसके द्वारा बस से तय की गई दूरी आपको बतानी है। अब आप बताइए, ये प्रीति जी जो हैं वो क्या करती हैं, 2 तरीके से यात्रा तय कर रही हैं। प्रीति जी क्या करती हैं, 2 तरीके से यात्रा तय करती हैं, एक तो पैदल तय करती हैं, और दूसरा क्या बस से। एक तो उन्होंने पैदल तय की, पैदल कितनी की 40%, मतलब जो भी यात्रा थी कुल यात्रा उसका 40% इन्होंने पैदल तय किया, ठीक। और बस से कितना किया, तो आप बता देंगे कितना 60%। देखिए प्रतिशत की अगर बात जहाँ होगी तो वहाँ समझ जाना आप कि हर चीज़ क्या होती है अपने आप में 100%, हर चीज़ क्या होती है अपने आप में 100% होती है। जहाँ प्रतिशत की बात होगी मतलब वहाँ हर चीज़ क्या होगी अपने आप में 100% होगी। अगर हर चीज़ बच्चों अपने आप में 100% है तो आपको पता है कि अगर पैदल यात्रा उन्होंने 40% की तो बस से कितनी की होगी 60%। अब हम बात करें कि उनकी यात्रा कितनी थी टोटल, तो अगर हम बात करें तो यात्रा कितनी तय की उन्होंने, टोटल 80 किलोमीटर। कितनी यात्रा तय की 80 किलोमीटर। इस 80 किलोमीटर में 40% तो कैसे तय की उन्होंने, पैदल।
40% कैसे तय की? पैदल। तो 60% कैसे तय की होगी? तो 60% तय की होगी उन्होंने बस से। तो आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है उसके द्वारा बस से तय की गई दूरी या यात्रा बताएं, यात्रा की दूरी बताएं। तो देखिए 80 का आपको क्या कर देना है? 60% निकाल देना है। और 60% आप जानते हैं कितना होता है? 3/5। तो 80 का 60% यानी कि 3/5। 5 से कटेगा 16 पंचे 80 और 16 तिया 48। तो कितना आ गया? 48 किलोमीटर। यानी कि ये बात समझ में आ गई कि उन्होंने 48 किलोमीटर की यात्रा किससे तय की? बस से। प्रीति जी ने क्या किया? 48 किलोमीटर की यात्रा किससे तय की? बस से। तो बस वाला आपका समय आ गया 48 किलोमीटर। किस ऑप्शन में दिया आपको 48 किलोमीटर? तो ऑप्शन ए में दिया है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए होगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछ लेते कि पैदल कितनी तय की, तो अब आपको क्या करना है? 80 का 40% निकाल देना है, या फिर आप क्या कर सकते थे? 48 को 80 में से माइनस कर दो। तो 40% मीन्स क्या होता है? 2/5 होता है। तो ये 5 से ये 16 वाट कटेगा, 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। तो अगर पैदल यात्रा की बात करें तो कितनी तय की उन्होंने? पैदल 32 किलोमीटर की दूरी। तो इस प्रकार देखिए दोनों आंसर निकाल लिए अपन ने, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया है किससे? बस से। तो आपका आंसर कितना हो गया? ए 48। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ें तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है? यहाँ दिया है यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेबों की आवश्यकता होगी? बात कहने की ये है बच्चों, ऐसा समझ लीजिए कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। छोटे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, एक कक्षा में कितने हैं? 10 विद्यार्थी हैं। और अगर हम बोलें कि 5 विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको एक सेब की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? एक एप्पल की। एक एप्पल की आवश्यकता पड़ती है आपको सेब की। कितने? 5 विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो 10 का 100 की बात आ रही है यहाँ पर। 100 का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ेगी? तो आप बताइए, इसमें आप 20 से गुणा कर दीजिए तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100। तो यानी कि यहाँ 20 से गुणा जब करेंगे तो 20 एप्पल की आपको आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको? 20 एप्पल किसको? 100 विद्यार्थियों को, स्टूडेंटों को या छात्रों को रिप्रेजेंट करेंगे। बात आ रही समझ में? तो यही क्वेश्चन आपसे इसमें किया गया है कि यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है, मतलब ये किस पे चला जाएगा? यूनिटरी मेथड पर। किस पे चला जाएगा? ये यूनिटरी मेथड पे, यानी कि एक एक नियम पर। समझिए कैसे? अगर हमने बोला कि एक एप्पल जो है, कितना एप्पल? एक एप्पल कितने विद्यार्थियों को या कितने स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है? तो एक एप्पल जो है वो 50 विद्यार्थियों को, 50 स्टूडेंट्स को, कितने स्टूडेंट्स को? 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। अब आप यहाँ से क्या करिए, यहाँ से निकालिए कि एक स्टूडेंट को अगर रिप्रेजेंट करवाना है तो कितने एप्पल लगेंगे आपको? तो एक स्टूडेंट के लिए आप क्या करेंगे? एक स्टूडेंट का अगर आपको निकालना है तो एक स्टूडेंट को कितने एप्पल रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये कहाँ चला जाएगा इसके अपॉन में? तो 1/5। कितने? 1/5 एप्पल लगेंगे। कितने एप्पल? 1/5 एप्पल रिप्रेजेंट करेंगे एक विद्यार्थी को। 1/5 नहीं, 1/50, क्योंकि ये 50 स्टूडेंट थे तो यहाँ 50 आएगा, 1/50 एप्पल। यानी कि 1/50 एप्पल रिप्रेजेंट करेगा किसको? एक विद्यार्थी को। तो आपको कितने विद्यार्थी को रिप्रेजेंट कराना है? 225 को। तो आप क्या करिए, दोनों तरफ 225 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप दोनों तरफ 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपकी कैलकुलेशन? 225 से आपने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। 225 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो 225 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। ठीक। तो 225 से मल्टीप्लाई किया तो 225 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका ये आएगा 150, 1/50 इंटू 225। तो देखिए 25 से कटेगा 2 बार 50 और 25 से ही कटेगा 25 नंबर 225। तो ये आपका हो गया 9/2। और 9/2 का मतलब कितना होता है? 9/2 का मतलब होता है 4.5। कितना होता है? 4.5, यानी कि 4.5। तो हम कह सकते हैं कि 4.5 एप्पल्स की आवश्यकता पड़ेगी। कितने? 225 विद्यार्थी को रिप्रेजेंट करने के लिए 4.5 एप्पल्स की आवश्यकता पड़ेगी। किसको? 225 विद्यार्थियों को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आप समझ लीजिए कैसे आया ये भाई सारी बातें। तो हमने कुछ नहीं किया, केवल क्या किया हमने यहाँ पर? केवल एक सी चीज़ की है हमने। क्या चीज़ किया? एक एक नियम लगाया यहाँ पर, यूनिटरी मेथड को लगाया। किसको? यूनिटरी मेथड जो होती है एक एक नियम, उसका उपयोग किया है। भाई हमने बोला कि एक एप्पल 50 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो
आप बताइए एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने एप्पल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ एक बचाना है तो 50 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो 1/50 एप्पल की आवश्यकता होगी एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो 225 को रिप्रेजेंट करने के लिए 225 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 से 2 बार कट गया, 25 से 9 बार कट गया, 9/2 का मतलब 4.5 होता है, यानी कि 4.5 एप्पल। यानी कि अगर आपको 225 विद्यार्थियों को एप्पल के माध्यम से रिप्रेजेंट करना है तो कितने 4.5 एप्पल की आपको आवश्यकता होगी, 4.5। कहाँ दिया ऑप्शन में, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैकेट में 14 पात्र हैं, एक पैकेट में 14 पात्र हैं, एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं, एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं, और यदि कुल 23,520 कैप्सूल हैं तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता है। देखिए बच्चों, पैकेटों की संख्या निकालनी है। अब आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि अगर बात करें कि एक पैकेट में कितनी चीज़ें दी हैं आपको, एक पैकेट में क्या दिया है आपको, यहाँ आपको दिया है एक पैकेट में क्या दिया है, तो एक पैकेट की अगर बात करें तो एक पैकेट में 14 पात्र हैं। कितने पात्र हैं, 14 पात्र हैं। ठीक है, और एक पात्र में अगर बात करें तो एक पात्र में कितने 8 कैप्सूल हैं, 8 क्या है, कैप्सूल हैं। तो एक पात्र में कितने 8 कैप्सूल हैं। तो अब आप ये चीज़ देखिए कि एक पैकेट में तो 14 पात्र हैं, मतलब एक पैकेट है उसके अंदर 14 पात्र रखे हुए हैं, और एक पात्र के अंदर 8 कैप्सूल हैं। तो हम ये देख लें कि एक पैकेट में कितने कैप्सूल हैं। तो अगर हम ये देखना चाहें कि एक पैकेट में कितने कैप्सूल हैं, तो एक पैकेट में कितने कैप्सूल होंगे बच्चों, एक पैकेट में कितने कैप्सूल होंगे, तो एक पैकेट में हम कैप्सूल की संख्या अगर निकालना चाह रहे हैं तो आपको पता है एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं, तो यहाँ एक पैकेट में 14 पात्र हैं, तो 14 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का, तो 8 इंटू क्या कर देंगे 14, तो ये कितना आ जाएगा 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 एकम 8 3 11, 112 कैप्सूल। क्या होंगे 112 कैप्सूल। ये 112 कैप्सूल हैं किसमें, एक पैकेट में। तो यहाँ से समझ में आ गई कि एक पैकेट में 112 कैप्सूल आते हैं। अब आपके पास कितने कैप्सूल हैं, आपके पास कैप्सूल हैं 23,520। कितने कैप्सूल हैं, 23,520। तो इनके लिए आपको कितने पैकेट की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप समझिए कि एक पैकेट में 112 कैप्सूल हैं, 112 एक पैकेट में आते हैं। तो अगर हम 112 से भाग लगाते थे 23,520 को, तो क्या पता चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि भाई हमें कितने पैकेटों की आवश्यकता है। क्योंकि एक पैकेट के अंदर आप 112 कैप्सूल रख सकते हैं, तो 23,520 कैप्सूल रखने के लिए आपको कितने पैकेट की आवश्यकता होगी। तो हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर 112 से भाग लगा रहे हैं। 112 से भाग लगाएंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा पैकेटों की संख्या। क्या आ जाएगा, पैकेटों की संख्या। क्या आ जाएगा, पैकेटों की संख्या। तो पैकेटों की संख्या कैसे निकल गई भाई, एक पैकेट में कितने कैप्सूल थे और कुल कैप्सूल को एक पैकेट के कैप्सूल की संख्या से भाग लगा दिया। चलिए भाग देते हैं, 112 एक कम 112, 112 दूनी, 112 दूनी कितना हो जाएगा भैया 224। कितना हो जाएगा 224। अब 224 हो गया तो कितना बचा भाई, यहाँ पर 224 चला गया तो कितना बचा, यहाँ 1 1 2 0। तो अब 1 से 12 से फिर कटेगा एक बार, तो 1 और ये कितना 0 आ जाएगा। तो कितने 210 निकल कर आया आपका आंसर, यानी कि 210 पैकेटों की आपको आवश्यकता होगी। तो पैकेटों की संख्या कितनी होगी, 210 हो गई। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। क्लियर हो रही बात। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि एक पैकेट में कितने 14 पात्र, मतलब अगर एक पैकेट है उसके अंदर 14 पात्र आते हैं और एक पात्र के अंदर 8 कैप्सूल आते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक पैकेट के अंदर 14 पात्र हैं, एक पार्ट में 8 कैप्सूल हैं, एक पात्र में क्या है 8 कैप्सूल हैं। तो फिर हमने क्या देखा कि एक पैकेट में कितने कैप्सूल होंगे, तो एक पात्र में अगर 8 कैप्सूल आते हैं तो 14 पात्र में कितने होंगे, तो दोनों तरफ 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 8 112, 112 कैप्सूल होंगे। ठीक है, 112 क्या होंगे, कैप्सूल होंगे। किस में हो रहा है 112 कैप्सूल, 14 पात्र में। और एक पैकेट के अंदर 14 पात्र, इसका मतलब एक पैकेट में कितने कैप्सूल हैं, 112 कैप्सूल हैं। अगर एक पैकेट के अंदर 112 कैप्सूल हैं तो आप बताइए 23,520 कैप्सूल के लिए आपको कितने पैकेट चाहिए। तो आपने क्या किया, एक पैकेट के कैप्सूल की संख्या से भाग दे दिया। कितना आंसर आ गया आपका 210। तो ये 210 आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन था 210, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार आंसर लगा दिया ऑप्शन बी।
क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है 69853 यानी कि 69,853 के घन में इकाई का अंक ज्ञात करें। भाई ये पूछ रहे हैं आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 69,853 के घन में क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो आप बताइए इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। इकाई अंक निकालने का पूरा प्रोसेस हमने पिछले पेपरों में देखा, ठीक है। कैसे निकालते हैं इकाई अंक, तो हमने सबसे पहले आपको बात बताई है कि इकाई अंक निकालने के लिए केवल हमें इकाई के अंक की आवश्यकता होती है, उसके अलावा किसी और अंक की आवश्यकता नहीं होती। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसके अलावा ये जो अंक लिखे हैं एक्स्ट्रा, ये हमारे किसी काम के नहीं है। यानी कि 3 की घात कितनी है, 3। 3 की घात 3 मतलब कितना होता है, 27। और 27 में इकाई का अंक क्या होता है, 7। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास संख्या है 69,853, जब इसका आप घन करेंगे तो उसके इकाई के अंक में कौन सी संख्या आएगी, 7 आएगी। 7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। क्लियर, काफ़ी इजी है। देखिए आपसे अगर हम ऐसे पूछ लेते 13968 के घन में इकाई का अंक ज्ञात करें, तो आपको ध्यान रखना है, आपको बाद वाली संख्याओं से किसी से मतलब नहीं है, 8 की घात 3 कर देना है। 8 की घात 3 मतलब होता है 512। 512 में इकाई का अंक 2, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 2। अगर हम आपसे पूछ लेते कि 26983 ये आपको संख्या पूछ ली और इसके घन में इकाई का अंक आपसे पूछ लेते, क्या पूछ लेते कि इसके घन में इकाई का अंक ज्ञात करें, तो आपको ध्यान रखना है इनके बाद वाले अंकों से कोई मतलब नहीं है, केवल इकाई के अंक से मतलब है। तो 7 की घात आपको क्या करना है, 3 करना है। 7 की घात 3 मतलब होता है 343, और 343 में इकाई का अंक क्या होता है, 3। तो यहाँ आंसर क्या आता, आपका 3 आता। यहाँ आंसर आपका क्या आता है, इस क्वेश्चन का 2 आता। और अपने वाले क्वेश्चन का जो आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर कितना है, 7 है। क्लियर। तो इस प्रकार देखिए 8वां क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चर सहित समीकरण का चयन करें। चर सहित समीकरण का चयन करें, आपको बतानी है कि समीकरण कौन सी इसमें चर सहित, ठीक है। तो चर सहित समीकरण का चयन करें। चलिए चर मतलब जानते हैं, एक ऐसी संख्या जो इसका मान हमेशा बदलता रहता है। संख्या नहीं बोलेंगे, चर मतलब क्या होता है, वेरिएबल होता है जिसका मान अपरिवर्तित रहता है, बदलता रहता है हर बार, परिवर्तित रहता है, होता रहता है हर बार। मतलब जैसे हम बोले एक्स वाई जेड ए बी सी जहाँ लिखे रहते हैं समीकरण में, वो चर राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि चर सहित समीकरण का चयन करें। तो सबसे पहली बात तो आपको ये बता दें कि इसमें एक करेक्शन कर लीजिए आप, ये ऑप्शन सी को 0 कर लीजिए आगे, ठीक है। ऑप्शन सी को क्या कर लीजिए, 0। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि जहां आपके पास इस तरीके के साइन लगे हों, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इस टाइप का साइन लगाओ, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरीके के साइन लगे हों, ये साइन जहाँ लगे रहते हैं वो समीकरण नहीं होती है, वो क्या कहलाती हैं, इनइक्वलिटीज़ कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, इनइक्वलिटीज़ कहलाती हैं। असमीकाएँ बोलते हैं उनको, इनइक्वलिटीज़, ठीक है। तो वो समीकरण नहीं होती, और जहाँ इक्वल का साइन लगा होता है वो समीकरण होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें किसका साइन लगा है, 30 की पावर x इज लेस देन 140, तो ये आपकी क्या है, इनइक्वलिटीज़ है। p/28 इज ग्रेटर देन 68, तो ये भी इनइक्वलिटीज़ है, ये भी इनइक्वलिटीज़ है। पर यहाँ पर आपका किसी चीज़ का साइन नहीं लगा, तो तुमने एक साइन लगाया बराबर 0 करके, तो ये क्या है, आपकी समीकरण होगी। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे क्या पूछिए समीकरण, तो समीकरण पहचानने का एक ही तरीका कि वहाँ क्या लगा होगा, इक्वल का साइन लगा होगा। इक्वल का साइन मतलब समीकरण, इक्वल का साइन मतलब समीकरण, ठीक है। और ये क्या होती है, इनइक्वलिटी, क्या कहलाती है, इनइक्वलिटी, ये इनइक्वलिटी होती है, ठीक है। जहाँ ग्रेटर का साइन, लेस का साइन, ग्रेटर इक्वल का साइन, लेस इक्वल का साइन होगा। तो इस प्रकार देखिए आपका आंसर क्या हो गया, इसमें सी हो गया। क्लियर। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 10 है के किस मान के लिए रेखित समीकरण प्रणाली के अद्वितीय हल हैं। के किस मान के लिए समीकरण प्रणाली के अद्वितीय हल हैं। तो देखिए ये भी हमने पिछले पेपरों में डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया कि भाई अगर आपके पास दो समीकरण हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी समीकरण है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो वहाँ अद्वितीय हल की क्या कंडीशन बताई थी हमने आपको
हमने आपको कंडीशन बताई बच्चों, अद्वितीय हल होंगे यदि, अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन है, अद्वितीय मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन होती है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। फिर हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद कोई हल नहीं है तो वहाँ कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अनंत अनेक हल हैं तो उसकी कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये तीनों कंडीशन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पिछले पेपरों में, तो आप वहाँ से चाहें तो देख सकते हैं जाके। तो देखिए यहाँ पर बात करें समीकरणों की, अगर तुलना करें पहली समीकरण, तो इसमें A1 की वैल्यू कितनी होगी 2, B1 की वैल्यू कितनी होगी 3 और C1 की वैल्यू कितनी होगी K, 2 के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2K। अब हम दूसरे इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो A2 की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 5 हो जाएगी। तो A2 की वैल्यू हमने कितनी लिख दी 5, और यहाँ पर B2 की वैल्यू कितनी होगी, तो B2 की वैल्यू देखो कितनी है K है, और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो C2 की वैल्यू की बात करें -2 के इस तरफ जाएगा तो -2, तो C2 की वैल्यू कितनी हो गई -2। अब हमें केवल ज़रूरत है यहाँ पर A1 A2 और B1 B2 से काम चल जाएगा, उसकी ज़रूरत है बस, ठीक है। देखिए ये चीज़ अगर हम यहाँ वैल्यू रखते हैं तो A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू कितनी है आपकी 5, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। B1 की वैल्यू कितनी है 3 और B2 की वैल्यू कितनी है आपकी, B1 की वैल्यू 3 होगी, B2 की वैल्यू कितनी होगी K। अब आप देखिए क्या वैल्यू निकलेगी आपकी, तो 15 का गुणा हो जाएगा K इस तरफ, तो 2K बराबर नहीं है, 2K बराबर नहीं है 15 के, 5 का गुणा इधर हो गया, 2 का गुणा 2K से, तो K बराबर नहीं है किसके 15/2 के। K किसके बराबर नहीं है 15/2 के बराबर नहीं है, K किसके बराबर नहीं है 15/2 के बराबर नहीं है, तो K बराबर नहीं है 15/2। ये आपका आंसर देखिए किस ऑप्शन में दिया है, आपको ऑप्शन ए दिया है K बराबर नहीं है 15/2। क्लियर हो रही बात। अब देखिए इसके अलावा जो कंडीशन है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक कंडीशन तो आपकी होगी अद्वितीय हल की, दूसरी कंडीशन क्या होती है देख लीजिए बच्चों, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि कोई हल नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन आपको बता चुकी है क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तीसरी जो कंडीशन होती है बच्चों वो क्या होती है कि अनंत अनेक हल है, तो जब अनंत अनेक हल की कंडीशन होती है तो वो क्या होती है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। क्लियर। तो दो समीकरण, दो रेखीय समीकरण जब आपके पास दी हो तो इस तरीके से जब पूछा जाए तो आपको कंपेयर करके वैल्यूज रखनी है। आपका आंसर आ गया यहाँ पर K बराबर नहीं है 15/2 के, यानी कि K बराबर ना होने पर 15/2 के अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। K की किस मान के लिए बात कर रहे थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, यदि m -4 और 2 के बीच एक मध्य बिंदु है तो m के लिए पूर्णांक लिखिए। भाई m का मान ज्ञात करना है। देखिए ये भी चीज़ हम सीख चुके हैं लास्ट के पेपरों में। क्या सीखा था हमने कि यदि दो बिंदुओं के बीच में एक बिंदु आपको ज्ञात करना है, जैसे हमने बोला कि 6 और 15 के बीच में एक बिंदु बताइए या एक संख्या बताइए कौन सी है, तो आपको क्या बताया था कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए। तो 15 से कितना हो जाएगा 21, 21 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2, तो कितना हो जाएगा 10.5। यानी कि अगर जस्ट बीच में आप आएंगे तो 6 और 15 के बिल्कुल मिडिल में आपको कौन सा यानी कि मध्य बिंदु कौन सा मिलेगा 10.5 मिलेगा। क्लियर। इसको आपको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करके बताया था पिछले पेपरों में। जैसे अगर नंबर लाइन की बात करें तो पहले -4 आएगा, उसके पहले -3 आएगा, उसके पहले -2 आएगा, उसके पहले -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। अब ये बोल रहे हैं कि -4 और -2 के बीच में मध्य बिंदु है, क्या है m। अगर m मध्य बिंदु है तो m का मान बताना है, पूर्णांक बताना है कौन सा है। तो देखिए बच्चों यहाँ से 2 हटा दीजिए, यहाँ से 4, क्योंकि इसके मध्य बिंदु देखना है। तो अब आपके पास नंबर कितने बचे 1 2 3 4 5, और 4 का मिडिल कौन सा होता है बिल्कुल जस्ट बीच वाला। 2 यहाँ से छोड़ दीजिए, तो यहाँ से छोड़ दीजिए, तो m का मान कितना आ गया आपका -1। तो इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं। एक तरीका तो ये है, ऑप्शन क्या हो गया आपका ए। तो एक तरीका तो आपने ये लगा दिया, इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें आपसे कि आप कैसे आंसर देंगे, तो जब भी दो बिंदुओं के बीच में, दो संख्याओं के बीच में एक संख्या पूछें तो उन दोनों को जोड़ दीजिए। -4 और 4 को, -4 और 2 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा m मिल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, -4 में 2 जोड़ा तो -2 हो जाएगा,
और बटे में कितना 2, तो 2 एकम 2, कितना आ गया -1। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो गया, फिर भी आपका आंसर -1 ही है और वही रहेगा -1, वो चेंज तो होना नहीं है। क्लियर। चलिए, तो इस प्रकार देखिए हमने 11वां क्वेश्चन किया और ये भी रिपीट हुआ है। ये भी आपके जो आपने 7 पेपरों का सॉल्यूशन किया उनमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 12 है 23.04 का वर्गमूल ज्ञात करें। 23.04 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर वर्गमूल पूछ लिया गया है 23.04। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ज्ञात करना मतलब ये चीज़ ज्ञात करनी है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसके बाद 23 दशमलव हटा देंगे तो 04, दशमलव हटा तो बटे में कितना आ गया 100 आ गया। यानी कि आपको 2304/100 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 100 का वर्गमूल तो आप सभी जानते हैं कितना होगा 10, तो ये तो 10 हमने यहाँ लिख दिया। अब बात हमें करनी है कि 2304 का वर्गमूल कैसे निकालें। तो हमारे पास जो संख्या है 2304, इसका वर्गमूल निकालने का तरीका देखिए अब आप जब इसका वर्गमूल करेंगे तो आपको 2 पॉसिबिलिटी होंगी कि वर्गमूल में इकाई का अंक क्या क्या आ सकता है। तो पहले आपको एक चीज़ समझनी है, वो चीज़ क्या है वो देखिए। जब आप 1 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक क्या मिलता है 1, 2 का वर्ग करते हैं इकाई का अंक क्या मिलता है 4, 3 का वर्ग करते हैं इकाई का अंक क्या मिलता है 9, 4 का वर्ग करते हैं इकाई का अंक क्या मिलता है 6, 5 का वर्ग करते हैं इकाई का अंक क्या मिलता है 5, और 7 का वर्ग करते हैं इकाई का अंक क्या मिलता है 9, 8 का वर्ग करते हैं इकाई का अंक क्या मिलता है 4, 9 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक क्या मिलता है 1, और 10 यानी कि 0 का वर्ग अगर आप करते हैं तो इकाई का अंक क्या मिलता है 0। तो अब आप देखिए कि यहाँ 2 पॉसिबिलिटी हो रही हैं। अगर ये किसी संख्या का वर्ग है तो वो संख्या के इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। उस संख्या का इकाई का अंक आपका 1 हो सकता है, और उस संख्या का इकाई का अंक 4 की बात कर रहे हैं, 1 की नहीं बात कर रहे हैं। एक पेज गलत चले गए अपन, देखिए इस पे आ जाइए वापस। चलिए देखिए बात किसकी कर रहे हैं 4 की। तो 4 पे फिर से आते हैं। देखिए इस संख्या का इकाई का अंक क्या है 4 है बच्चों। अगर इस संख्या के इकाई का अंक 4 है तो आप ये चीज़ तो समझ में आ रही है आप कि भाई 4 कहाँ मिल रहा है आपको। 4 एक तो यहाँ पर मिल रहा है और एक कहाँ मिल रहा है 8 अड़ियाँ 64, एक आपको यहाँ मिल रहा है, 2 जगह 4 मिल रहा है। यानी कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 होगा तो उसका वर्ग में इकाई का अंक 4 आएगा, और यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 8 होगा तो उसमें उसके वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा 4 आएगा। तो अगर हम वर्गमूल की बात करें तो वर्गमूल में क्या आएगा इकाई का अंक 2 आएगा, और वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आएगा 8 आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है 4 दिया है, तो जब आप इसका वर्गमूल करोगे तो या तो इकाई का अंक 2 आएगा या 8 आएगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे 2 लें या 8 लें, कैसे डिसाइड करेंगे 2 लें या 8 लें। तो अब आपको क्या करना है, पीछे से 2 अंकों को हटा देना है। जैसे जब हमने घनमूल निकालना सीखा था तो वहाँ से हम क्या करते थे 3 अंकों को हटाते थे। अब यहाँ हम क्या कर देंगे 2 अंकों को हटा देंगे। 2 अंकों को हटाने के बाद हमारे पास संख्या क्या बची 23। 23 जो है ये कहलाएगी हमारी संख्या। ये क्या कहलाएगी हमारी संख्या, जिससे याद रहे कि भाई इसको छोड़ना नहीं है आपको। ये क्या है हमारी संख्या है। अब आपको देखना है कि किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में 23 आता है। जब घनमूल निकालते थे तो वहाँ लास्ट से पीछे से 3 संख्याओं को हटाते थे, और फिर जो अंक बचते थे वो हमारी संख्या होती थी, और उस संख्या को हम देखते थे कि वो किन 2 संख्याओं की घन के बीच में है, और यहाँ हम क्या देखेंगे वर्ग के बीच में है। तो अब आप बताइए 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 होता है, तो हम कह सकते हैं 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो हम कह सकते हैं कि 16 और 25 के बीच में 23 होता है कि नहीं। 16 और 25 के बीच में 23 होता है कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बिल्कुल होता है। तो यहाँ से आपको हमेशा कौन सी छोटी वाली संख्या लेनी है, कौन सी छोटी, 4 का वर्ग और 5 के वर्ग में से कौन सी लेनी है, छोटी वाली संख्या, यानी कि 4 लेनी है। तो ये डिसाइड हो गया, ये क्या डिसाइड हो गया कि इकाई के अंक के बाद वाली संख्या क्या आएगी 4, ये तो कंफर्म हो गई। लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि 2 और 8 में से कौन सी लें। तो ये डिसाइड करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, जो हमारी 4 संख्या ली थी और 5, और अगर हम 4 और संख्या और 5 का गुणा करते हैं, क्योंकि 4 के वर्ग और 5 के वर्ग में 23 आता है बीच में, तो ये कितना आया 20। अब ये जो 20 आया बताइए वो हमारी संख्या से छोटा है या बड़ा। हमारी संख्या 23 थी और ये 20 आया, तो हमारी संख्या बड़ी है कि छोटी है, हमारी संख्या बड़ी है। क्या है, हमारी संख्या बड़ी है। और अगर हमारी संख्या बड़ी है तो यहाँ से डिसाइड हो जाता है कि भाई हमें बड़ा वाला अंक लेना है। इसमें से जो 2 अंक थे ना, वो 2 अंकों में से कौन सा एक अंक लेना है। इसको डिसाइड करने के लिए हमने क्या देखा कि हमने देखा 23 किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो हमने देखा 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25,
तो 23, 16 और 25 के बीच में आता है, यानी कि इन दो संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो कितना आया, 20 आया। तो हमने देखा कि हमारी संख्या बड़ी है कि ये गुणनफल ज़्यादा है, तो हमने देखा हमारी संख्या बड़ी है 23। अगर हमारी संख्या बड़ी है तो यहाँ से बड़ा अंक लेना है, और अगर हमारी संख्या छोटी होती तो हम छोटा अंक लेते हैं। तो हमने क्या ले लिया, 8। तो इकाई का अंक क्या हो गया, 8। और यहाँ से आपको हमेशा क्या लेना है, छोटी वाली तो 4 ले ली, तो यानी कि ये 48 का वर्ग है। अब 48 को आप 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 4.8, यानी कि 23.04 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 4.8। तो आप किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे, ऑप्शन ए पर। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 4.8। क्लियर। तो ये वर्गमूल निकालने का एक तरीका है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या गुणनखंड आवाज गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। इससे करेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जब आपसे वर्गमूल पूछा गया तो ये बात कन्फर्म है कि वो किसी न किसी संख्या का वर्गमूल होगा ही होगा। ठीक है, दशमलव में पूछा गया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दशमलव हटा दिया हमने तो क्या किया, बटे में 16 दिया। 100 का वर्गमूल आपको पता ही है 10 होता है, तो 10 लिख दिया। फिर हमने 23 से 4 का वर्गमूल निकाला, 48 आ गया, 48 को 10 से भाग दे दिए, 4.8 आ गया। क्लियर। चलिए तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं।